नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। हमारा यूट्यूब चैनल है एएसपी यूपीएससी एस्पिरेंट। हम आज आए हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के कमरे पे। रात को लगभग 2 बज रहे हैं और अब इनको पता नहीं है कि हम इनके रूम के बाहर हैं, लेकिन अभी मैंने देख लिया इनका गेट खुला हुआ है। आइए चलिए देखते हैं ये यूपीएससी की तैयारी कैसे और किस प्रकार करते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे इनका कमरा है। अभी ये लोग पढ़ रहे हैं और हाँ, ये बिल्कुल पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? अभिषेक। कहाँ से हैं आप? हम तो बस्ती से हैं, यूपी से। तो यहाँ पे आप तैयारी यूपीएससी कर रहे हैं या फिर किसी और यूपीएससी चीज़? की ही कर रहे हैं। कौन किसी कोचिंग से कर रहे हैं या फिर कोई सेल्फ कर रहे हैं? नहीं, मैं संस्कृति आईएएस में पिछले 7 महीनों से पढ़ रहा हूँ, जीएस की कोचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिंदी साहित्य। चलिए, अभी इनसे चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन मेरे साथ में एक यूपीएससी एस्पिरेंट का जो रूम होता है, कमरा कैसा होता है वो आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे अभी हमको गर्मी लग रही है, पंखा चला लेता हूँ। ये देखिए, जो ये है इनका रूम के लिए बेड है और ये कुछ किताबें हैं, शायद इनका हिंदी बहुत सारा रखा हुआ है। तो इनके ऑप्शनल यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हिंदी साहित्य इनका ऑप्शनल है। और नीचे इतिहास है, आधुनिक भारत है और नीचे ऐसे इनके नोट्स वगैरह रखे हैं। हाँ, ये संस्कृति के हैं तो ये सब दिख रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं इनकी तैयारी कैसे चल रही है। ये बताइए, आप अभी यूपीएससी अटेम्प्ट दे चुके हैं, अभी आपको देना है? नहीं नहीं, अभी मेरा एज नहीं हुआ है, अभी मुझे देना है। अभी मैं कोचिंग ही कर रहा हूँ, अभी एक कोचिंग भी नहीं पूरा हुआ है मेरा। तो कब से आप कोचिंग कर रहे हैं और कब तक आपका ये कंप्लीट होगा? कोचिंग मैं पिछले मार्च से कर रहा हूँ और जुलाई तक मेरा कोचिंग कंप्लीट हो जाएगा। लगभग एक कोचिंग संस्थान जो होती है वो कितने दिन का टाइम लेती है पूरा कराने में, जो भी, क्योंकि नए बच्चे आते हैं तो पता होना चाहिए ना कि भाई आप कितने दिन में लगभग करवाते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ हैं, तो आप बताएंगे? देखिए, हिंदी माध्यम में तो टाइम काफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग बेस भी पढ़ाते हैं। हिंदी माध्यम का यही कमी है कि बच्चे बेसिक जो उनका नॉलेज होना चाहिए वो होता नहीं है, तो इसलिए 17-18 महीने कम से कम लग जाते हैं कोचिंग में। इंग्लिश मीडियम में इसके इतर है कि वहाँ 9-10 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप ऑप्शनल कर चुके हैं या अभी तैयारी करना है, कोचिंग करनी है? नहीं, मैंने ऑप्शनल लगभग मेरा ख़त्म ही होने वाला है और कुछ चीज़ें बची हुई हैं, बाकी आंसर राइटिंग तो हमेशा चलती ही रहती है। अच्छा, तो आप ऑप्शनल कोचिंग से नहीं किए क्या? नहीं नहीं, कोचिंग से नहीं किया मैंने, विकास सर की वीडियो से किया है ऑप्शनल। अच्छा, हाँ, अभी विकास सर की ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि कोई शायद, आपको पता ही होगा, आप जी जी। यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अब कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी तो होती रहती है, कोई भी आगे बढ़ता है। तो एक सामान्य सी बात मेरे लिए है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप बताएँ, हिंदी साहित्य कोई कवि हो आपका जो आपका पसंदीदा हो, आप उसकी 2 लाइनें कहना चाहें तो? जी, मेरा ये सबसे पसंदीदा कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी 2 लाइनें हैं कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे जगजीवन में उठता है रामंजय है। हम जैसे स्टूडेंट्स को ये लाइनें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं तैयारी में, कि किस तरह से यूपीएससी की तैयारी इतना भारी होता है, इतने धैर्य की ज़रूरत होती है। तो फिर इसमें हमेशा खुद को मतलब संशय रहता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो भगवान राम को भी संशय ने हिला दिया था हुँ। जब रावण से युद्ध कर रहे थे। तो उसी तरह हम लोग भी यही सब धैर्य बनाए रखते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ पे अगर नए बच्चे आते हैं, कोई भी आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं और बच्चे को यहाँ पे क्या ज़रूरतें होती हैं, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और कैसे-कैसे जो विचार आते होंगे, भाई नेगेटिव भी आते होंगे, कभी नई जगह से आते हैं, कोई गाँव से आता है, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से यहाँ से स्टेबल बने? देखिए, यहाँ मुखर्जी नगर में अगर व्यक्ति आया है, तो अगर वो अपना स्थायी ध्येय यूपीएससी लेकर आया है, तो उसको सबसे पहले ये सोच के रखना चाहिए, हर रोज़ उसको एक बार सोच लेना चाहिए कि पहली बार उसने घर से जब कदम उठाया था, तो क्या सोच कर आया था। अगर वह यूपीएससी की तैयारी करने का एक दृढ़ संकल्प लेकर आया था, तो उसको हमेशा उसको याद करके रखना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, थोड़ा-सा यहाँ का पानी, हवा ज़्यादा सही नहीं है, तो उसमें थोड़ा सर्वाइव करने में लड़कों को प्रॉब्लम होती है। और बाकी यहाँ का थोड़ा-सा एनवायरनमेंट भी मतलब ओपन वाला है, तो उसमें भी भाई, लेकिन जो दृढ़ संकल्पित है उसके लिए भाई यूपीएससी सबसे प्रायोरिटी है। लगभग हमने ये सुना है यहाँ के बच्चों से कि कोई ये कहता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन का बड़ा लोचा होता है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि लड़कियों के बारे में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब क्या ये सच है कि लड़के यहाँ पे आके लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, ये सब ऐसा कुछ है क्या?
देखिए, मेरा मानना यही है, मैं पहले भी आपको बताया अभी मैंने कि जिसका दृढ़ संकल्प यूपीएससी रहेगा, वो इन चीज़ों से भटकाव उसको नहीं रहेगा। और एक बात है कि अगर मैच्योरिटी बच्चे के अंदर नहीं है, तो उसको पहले अपने अंदर कॉलेज लाइफ जीकर और अपने मतलब पढ़ाई कर कर फिर यहाँ पर आना चाहिए। मैच्योरिटी जब आ जाएगी, तो उसके अंदर ऐसे ही दृढ़ संकल्पित रहेगा अपने लक्ष्य को लेकर, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। नहीं, आपने एक चीज़ बोला है कॉलेज लाइफ जी के, हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, कई लोगों के द्वारा मैंने बताया गया है कि ये कुछ बच्चे होते हैं जो 12th पास करके उनके घर वाले कोचिंग करवाने लगते हैं। क्या आप इसके बारे में मतलब आप क्या समझते हैं कि ये सही है या गलत है? देखिए, यूपीएससी में भीड़ बढ़ने लगी है इस समय। ये एक सामाजिक दबाव पेरेंट्स पर भी है कि यूपीएससी की तैयारी कराएँगे अपने बच्चे का, इतना ज़्यादा इसका एडवर्टाइज़मेंट हो गया है। तो इसलिए भीड़ बढ़ रही है, 12 पास करके लड़के चले आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। अपना कॉलेज लाइफ़ अगर बच्चा नहीं जी रहा है, तो फिर वो यूपीएससी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी तो अपने सिलेबस में मेंशन किया है, अपने इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है कि ये ग्रेजुएट, अच्छा ग्रेजुएट ही यूपीएससी के लिए एलिजिबल है। अच्छा, ये बताइए, आपने मैप लगा रखा है, शायद आपका ज्योग्राफी चल रहा है या खत्म हो गया है? नहीं, ज्योग्राफी मैंने पढ़ ली है अच्छा, और मैप तो हमेशा काम देगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि में सब में, हर चीज़ यहाँ सब्जेक्ट पे में। आपने कई सारे लिखा हुआ है, कहानी के तत्व, उद्देश्य, कथावाचक वस्तु, पात्र चरित्र, ये सब आप हिंदी साहित्य का एक नमूना, मतलब एक समझ लीजिए आपका एक, कहीं भी आप हिंदी साहित्य को देखेंगे कोई ऑप्शनल होगा तो ये लगभग चीज़ें रखता है। और इधर शायद इकोनॉमी का है, राजस्व व्यय, और इधर देखिए तिलक महोत्सव भी लगा हुआ है। मतलब आप ये बताइए, आपके यहाँ जो रूम है कितने का पड़ा है, और यहाँ का लेने अगर कोई नया बच्चा आता है तो कैसे एक रूम खोजे, क्योंकि यहाँ पे हमने सुना है कि रूम की बहुत दिक्कतें होती हैं। हाँ, अब ये हाइलाइटेड एरिया हो गया है थोड़ा-सा मुखर्जी नगर, सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा अप्रवासी लोग रहते हैं, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो मकान मालिक तो अपने हिसाब से किराया बढ़ाते रहते हैं, साल भर पे बढ़ा देते हैं, 6 महीने पे बढ़ा देते हैं। तो अब हम जैसे लड़के थोड़ा-सा मुखर्जी नगर से 500 मीटर, 600 मीटर दूर रहते हैं, जो कम रुपए में सर्वाइव करना चाहते हैं। तो मेरा तो रूम 500 मीटर दूर ही है मुखर्जी नगर से, तो कम रुपए में हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप कोई किताबें सजेस्ट करना चाहें, जैसे कि नए बच्चे होते हैं वो सोचते हैं पहले किताबें, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, उनको किताबों के बारे में नहीं पता होता, कोई आप किताबें किसी राइटर के जो अभी यूपीएससी के लिए हों और उसके लिए जो स्टार्टिंग में पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए आप बताएं? जी, सबसे पहले तो होना चाहिए कि अगर यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, फ्रेशर हैं आप, तो सबसे पहले आपको पैटर्न समझना चाहिए। एक बार आप पैटर्न अच्छे से समझ जाएँगे, तो आपको स्वतः अपने अंदर से लग जाएगा कि हमको ये परीक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। उसके बाद सिलेबस देखना चाहिए। अगर पैटर्न से लगा कि मुझे देनी चाहिए, तो एक बार सिलेबस देखिए, अगर सिलेबस से लग रहा है कि मुझे देनी चाहिए, तो फिर आप उसके बाद किताबों के बारे में सोचिए। अच्छा, आप बनना क्या चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, या फिर क्या सपना बनना तो चाहते सबका होता है आईएएस बनना ही। हैं? ये तो पता है, लेकिन आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन, दरअसल कोई भी होता है अपना एक सेकंड ऑप्शन लेके चलता है, क्या आप लेके चलते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर एकदम चिर उद्देश्य है यूपीएससी, तो आपको ऑप्शन कम रखने चाहिए, क्योंकि संकल्प में सफलता है, विकल्प में भटकाव। नहीं, देखिए अक्सर यहाँ पे लाखों बच्चे अगर आते हैं, सब लोगों को तो संकल्प करके तो यूपीएससी के लिए आते ही होंगे, सब यही तो, और एक साल में सिलेक्शन सबका तो होता नहीं है, फिर भी लोग अपना दूसरा ऑप्शन रखते हैं, तो क्या आप इससे सहमत हैं कि रखना चाहिए नहीं? हाँ, तैयारी करने के दौरान अगर आपको खुद पर विश्वास, अडिग विश्वास है, तो आप ऑप्शनल ऑप्शन मत रखिए, अपने लिए बी प्लान मत रखिए। और लग रहा है कि चीज़ें मतलब ज़्यादा हाथ से निकल रही हैं, तो बी प्लान रख लेना चाहिए। ये सब अच्छा, चीज़ें ये हैं। बताइए, हमने अभी सुना है हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया के थ्रू कि यूपी, शायद आप यूपी से आते हैं, जी। तो क्या यूपी में जो ऑप्शनल हट रहा है, इससे आपको फायदा है या नुकसान है, क्या आप इसके बारे में कहेंगे? देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात करने से पहले ये बात होनी चाहिए कि जब तक आयोग का ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आता है, तब तक तो ये अफ़वाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात कि ऑप्शनल लेने से जो ऑप्शनल के लिए तैयारी अच्छे लेवल पे किया, उसके लिए थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात कि लड़कों में समानता आ जाएगी। जैसे ऑप्शनल होता था, कोई पीएचडी करने वाला, जेआरएफ करने वाला, ऑप्शनल पढ़ के अच्छे से ऑप्शनल में अच्छे नंबर उठा के सिलेक्शन ले लेता था। तो ऐसी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। ये आपने अभी ये नहीं बताया है कि हम आपसे पूछे हैं कोई किताबें हैं जो जो नए बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई राइटर है कि कौन सी किताबें, एनसीईआरटी जैसा हो गया,
या फिर कोई राइटर आप जो सजेस्ट करना चाहें, ये हिंदी ही नहीं मतलब और भी सब्जेक्ट जो भी हैं यूपीएससी के, उसमें आप थोड़ा सा बताइए कोई सब्जेक्ट। जी देखिए, एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है, क्योंकि जितने भी टॉपर्स से आप मिलिएगा वो कहेंगे कि एनसीईआरटी तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। अगर एक बार एनसीईआरटी अच्छे से कोई पढ़ ले रहा है, या पढ़ना ही नहीं केवल है, उसके लिए उसको समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी लेयर्ड में है। एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार आपको वो नहीं लगेगी। तो उसको पढ़ के उसको समझना, और उससे अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसके कुछ बिंदु लिख लेना कहीं पर। ऐसी चीज़ें करके उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक पे आना चाहिए बाद में। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स देखिए, कोचिंग जो सिलेबस पढ़ा रहा है, वो सिलेबस जिस बुक्स में अच्छे लिखे गए हैं, जिस बुक्स में अच्छे उसका व्याख्या की गई है, उस बुक्स को पढ़िए। अच्छा, अभी ठंड का मौसम आ रहा है तो आप तो जानते ही होंगे शायद, आप 1 साल से तीसरी ठंड भी आपने काटा होगा। जी। तो आप नए बच्चों को बताना चाहेंगे यहाँ का ठंडी माहौल कैसा होता है? क्योंकि बाहर से बच्चे आते हैं और उनको वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होता है, शायद यहाँ का कुछ और होता है। तो उनको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इस ठंड के मौसम में? हालाँकि मेरा भी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले मुझे ठंड लग गई है। मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आप इसमें थोड़ा-सा सावधानियों के बारे में बताइए, यहाँ पे क्या ध्यान देना चाहिए? क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत है। जी, जी। मैं जब शुरुआत में आया था तो मेरे एक सीनियर ने कहा था कि दिल्ली ऐसा शहर है जो ना ठंड बर्दाश्त कर पाता है, ना गर्मी, ना बरसात। तो यहाँ बरसात में नालियाँ भर जाती हैं, गड्ढे बढ़ जाते हैं, और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और ठंडी में कभी-कभी ठंड इतना ज़्यादा पड़ जाती है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हाँ, अपनी व्यवस्था करके आनी चाहिए ठंड के लिए। अच्छा, अच्छा। चलिए ठीक है। आगे भी हम इनसे पूछते रहेंगे और मिलते रहेंगे, और आप देखते रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल है एएसपी यूपीएससी एस्पिरेंट। मैं अंकित सिंह। धन्यवाद।